नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लाल राम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक आप लोगों ने हमसे जो है समास, अव्ययी भाव और कर्मधारय और द्विगु समास को पढ़ा। आज हम द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व क्या, द्वंद्व समास यानी कहने का मतलब समास आपने पहले ही पढ़ चुका, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। समास यानी संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। समास मतलब इकट्ठा करना यानी मिलाना, मेल करना। अब बात आती है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब हुआ कि किसी दो व्यक्तियों में द्वंद्व युद्ध होता है, होता नहीं होता, यानी प्रतिस्पर्धा। ठीक, द्वंद्व का मतलब लड़ाई। द्वंद्व का मतलब एक पूरब भगेगा तो एक पश्चिम भगेगा, या द्वंद्व का मतलब वो पूरब से आया तुम पश्चिम से आए और दोनों लड़ गए। ठीक, अब कहने का मतलब चाहे अलग हो और चाहे समूह में हो, है तो द्वंद्व। अलग हो के भी द्वंद्व होता है। कैसे, तुम एक जगह जा ही नहीं रहे, तुम अपनी तरफ खिंच रहे, वे अपनी तरफ खिंच रहे, दोनों में लड़ाई बढ़ गई, यही तो द्वंद्व है। या फिर दोनों का, तो समझ गए आप। द्वंद्व समास यानी दोनों की प्रधानता। अगर तुम शेर हो तो दूसरा भी शेर है, ऐसा नहीं कि दूसरा सवा शेर पर द्वंद्व नहीं होगा, उनमें छोटा बड़ा हो जाएगा, यानी दोनों बराबर का। अगर तुम पावर एक क्विंटल उठाने की क्षमता रखते हो तो दूसरा भी एक क्विंटल उठाने की क्षमता रखता है, यानी बराबरी का दायरा से कहते हैं द्वंद्व। आइए द्वंद्व समास की ओर चलते हैं, जिसमें परिभाषा के तहत देखेंगे आप, जिसके दोनों पद प्रधान हों। क्या हों? दोनों पद प्रधान हों, या दोनों संज्ञाएं हों अथवा विशेषण हों। दोनों प्रधान हों, और प्रधान में चाहे तो दोनों संज्ञाएं हों और चाहे दोनों विशेषण हों, लेकिन कहें दोनों प्रधान हों तो वहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अब बात आती है द्वंद्व समास होता है, जैसे जो है द्वंद्व समास में देखें आप, माना कि जो है जिसके दोनों पद प्रधान हों, यही कहा ना। तो आपने देखा होगा कि अव्ययी भाव में क्या था? पहला पद अव्यय था, ठीक है, दूसरा पद क्या था? संज्ञा था। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा। कर्मधारय में क्या पड़ा? पहला पद विशेषण, दूसरा संज्ञा। इसके बाद द्विगु समास में क्या पड़ा? पहला पद संज्ञावाचक, दूसरा पद संज्ञा। यानी कहने का मतलब दूसरा पद संज्ञा है ही, लेकिन पहले में अंतर आ रहा है, यानी पहला पद प्रधान है। ठीक, द्विगु समास में यही ये अव्ययी भाव, द्विगु समास और जो है कर्मधारय, इन विशेषताओं को पढ़ा। लेकिन इसमें विशेषता थोड़ी हटके है कि कोई पहला पद प्रधान नहीं होगा, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इसके दोनों पदों के बीच में और अथवा या छिपा होता है, तथा दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है या लगा होता है, ये इसकी पहचान है। ठीक, अब चलते हैं द्वंद्व समास के भेद की ओर। तो द्वंद्व समास में के मुख्यतः तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। तीन भेद तो देखें आप। नंबर एक, इतरेतर द्वंद्व। नंबर ये है, नंबर एक इतरेतर द्वंद्व, नंबर दो समाहार द्वंद्व, और नंबर तीन वैकल्पिक द्वंद्व। अब इतरेतर द्वंद्व का मतलब क्या हुआ भाई? इतरेतर द्वंद्व का मतलब दोनों पद बराबर के होना चाहिए। जैसे देखें आप, इसकी परिभाषा देखें इतरेतर द्वंद्व की। इस समास में दोनों पदों के बीच में और छिपा होता है। जैसे माता पिता, तो माता पिता के बीच में डैश लगा है, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो माता और पिता यानी क्या आ जाएगा? और आ जाएगा। यानी इसे क्या कहते हैं? हम इसको योजक चिन्ह कहते हैं ना। क्या कहते हैं? डैश मतलब योजक चिन्ह। तो माता पिता के बीच में क्या छिपा है? और छिपा है, ये सभी ने पढ़ा है। इस जैसे ये लिखा माता और पिता। इसके बाद देखें आप, जैसे राम लखन। हाँ अच्छा, एक और है, इसमें द्वंद्वता देखें आप। माता पिता में जितनी ही माता इंपॉर्टेंट है उतने ही पिता। अगर आपके लिए माता 100% है तो पिता भी 100% मायने रखते हैं। ऐसा नहीं कोई छोटा कोई बड़ा, आपके लिए दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार देखें आप, राम लखन, तो राम के लिए भी आपके लिए राम भी पूज्य हैं और लखन भी पूज्य हैं। आपके लिए तो दोनों बराबर है ना, राम हो चाहे लखन हो। ठीक है, लखन लाल अपनी जगह महत्वपूर्ण है, राम अपनी जगह महत्वपूर्ण है। इसके बाद जैसे राम और लखन हो गया, फिर इसके बाद देश विदेश, देश और विदेश, तो इनके बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का मतलब और छिपा है। इतरेतर द्वंद्व यानी बराबरी का दायरा, इसे कहते हैं इतरेतर द्वंद्व। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं समाहार द्वंद्व की ओर।
इसमें दोनों पद एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। इसमें इतरेतर द्वंद्व में तो दोनों अलग अलग थे, इसके बीच में और छिपा था, यानी दोनों बराबर के थे, दोनों प्रधान थे। इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों पद एक ही अर्थ, यानी दोनों एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे देखें दाल रोटी, तो दाल रोटी का मतलब क्या हुआ, भोजन के सभी प्रमुख पदार्थ। उन्होंने कहा कैसे हो भाई, बोले ठीक है बस दाल रोटी खाते हैं। दाल रोटी मतलब समझ में आई, यानी सक्षम है। दाल रोटी का मतलब भोजन के अर्थ में कि क्या है, भोजन, भोजन करके आ गए क्या, दाल रोटी खाया। दाल रोटी का मतलब दाल खाया रोटी खाया, ऐसा नहीं है। दाल रोटी खाया का मतलब है कि भोजन कर रहा है, यानी भोजन के सभी मुख्य प्रमुख पदार्थ। जैसे अन्न जल, तो संपूर्ण भोजन के अर्थ में कहने लगते हैं अभी तक मैंने अन्न जल नहीं ग्रहण किया। अन्न जल का मतलब समझे हैं, अन्न जल, अन्न जल से सब हो जाता है, अर्थात कहने के बाद तो चल रही भोजन की। अन्न जल का मतलब संपूर्ण भोजन से, ठीक है। तो एक दोनों अपने दोनों रूप को छोड़ के एक अलग अर्थ का वो बोध करा रहे, नहीं करा रहे। अब देखें आप, जैसे रुपया पैसा, तो संपत्ति के अर्थ में, उन्हें रुपया पैसा है, हाँ ठीक है, तो उनके पास तो भाई रुपया पैसा है, वो खूब सक्षम है। रुपया पैसा का मतलब है संपत्ति से संबंधित, ठीक। अब ये नहीं है कि 2 रुपया है या 4 पैसा है या 10 पैसे या 100 पैसा, ये गलत है। रुपये पैसे का मतलब है संपत्ति। इसके बाद है मोटा ताज़ा, तो मोटा ताज़ा, तो मोटा मतलब शरीर से, अब ताज़ा क्या है भैया, तो मोटा ताज़ा का अर्थ है पूरा क्या, हष्ट पुष्ट होने के संबंध में, यानी वो मोटा ताज़ा है, तगड़ा है। तो समझ में आया, ये समानार्थी क्या बात कर रहा है कि इसमें दोनों पद एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। मोटा ताज़ा मतलब यानी हष्ट पुष्ट, बलिष्ठ, बलशाली, शक्तिशाली, पावरफुल, समझ गए ना। इसके बाद देखें आप, जैसे वैकल्पिक द्वंद्व में, इस समास में या अथवा का लोप होता है। यह समास दो विरोधी भावों के बोधक शब्दों के योग से बनता है। विरोधी भाव कैसे भैया, विरोधी भाव समझ रहे, अच्छा बुरा, तो अच्छा का उल्टा क्या होता है, विलोम, बुरा। जैसे भला का उल्टा बुरा, तो अच्छा जी ये बताओ, आप भला चाहते हैं उसका या बुरा, आप भला चाहते हैं कि बुरा, तो ध्यान देना, भला बुरा, भला या बुरा क्या चाहते हैं आप, तो या लगाया आपने, क्या चाहते हैं, भला या बुरा, तो भला या बुरा, ये तो नहीं कहा भला और बुरा चाहते हैं, और तो नहीं लगाया, अथवा लगा सकते हैं आप, तो भला अथवा बुरा। तो इसमें या और अथवा का प्रयोग होता है विज्ञा करने पर। जैसे देखें आप, छोटा बड़ा, तो ये शब्द छोटा है बड़ा, तो इसमें क्या लगाएंगे, छोटा है या बड़ा, तो छोटा बड़ा में क्या लगाएंगे हम, अथवा, छोटा अथवा बड़ा। आपके पेन आपको मतलब कोई वस्तु देनी है, तो आपसे कह सकते हैं कि छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए, कौन सा चाहिए आपको। मान के चलो सेब देना है आपको खाने के लिए, तो आपसे पूछ सकते हैं बेटा छोटा चाहिए या बड़ा, ठीक है। तो या लगा, या अथवा लगा, तो इसमें और तो नहीं लगाया, तो वो कहने से पता लग जाता है। जैसे ऊंचा नीचा, तो ऊंचा या नीचा, या ऊंच नीच, तो ऊंच या नीच। फिर इसके बाद देखें आप, अब ये आपके समझ में आ गए होंगे कि समास, द्वंद्व समास में 3 प्रकार होते हैं, जिसमें इतरेतर द्वंद्व में और छिपा होता है, समाहार द्वंद्व में दोनों पद एक ही अर्थ का बोध कराते हैं मिलके। जैसे मोटा ताज़ा, तो ताज़ा क्या है, मोटा तो चलो भाई ठीक है, बॉडी मोटी, बॉडी से संबंध की मोटी है, लेकिन ताज़ी है कैसी, गर्म है क्या, ऐसा नहीं। तो मोटा ताज़ा का मतलब है एक ही अर्थ का बोध कराना। वैकल्पिक द्वंद्व का मतलब है कि फलानी चीज चाहिए या ढकानी, कहने का मतलब या लगा है इसमें, वैकल्पिक, आपको विकल्प दिया जाएगा कि इन 4 में से कौन सा सही है, ये है या ये है या ये है या ये है, ABCD कौन सा सही है। तो ये वैकल्पिक मतलब जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार टिक कर सकते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व का मतलब ये है। अब बात आती है कि यदि आपको इतना परिभाषा नहीं याद करनी है, तो एक चीज़ याद करें अपन, कौन सी, दोहा के रूप में देखें आप। द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं प्रधान, और अथवा या बीच में योजक की पहचान। ये मैंने दोहा बनाया है, कैसे, तो देखें आप इसको गेय पद में भी। जैसे देखें आप कि द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं प्रधान, और अथवा या बीच
योजक की पहचान हो लाला, योजक की पहचान। लाला, लाला क्या है? लाला मतलब लाला राम, एला दिनकर के अनुसार। तो लाला मतलब अपना नाम है, यानी स्वयं के बनाए। यानी द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं प्रधान, एक विशेषता हो गई केस में दोनों पद प्रधान होते हैं। और अथवा या बीच में, यानी और भी छिपाओ, अथवा भी या भी, और अथवा या बीच में योजक की पहचान, यानी योजक चिन्ह आपको पहचान करा सकता है कि इसमें कौन सा समास है। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं अनुदाहरण की ओर। अनुदाहरण में है जैसे गुण दोष, तो क्या आ जाएगा अपना? गुण और दोष, जितने गुण महत्वपूर्ण उतने ही दोष। पाप पुण्य, यानी पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इसके बाद ठंडा गरम, तो आप देखें ठंडा गरम, ठंडा और गरम नहीं, ठंडा या गरम, या ठंडा और गरम भी कह सकते हैं। खट्टा मीठा, कहने का मतलब यह तो द्वंद्व समास है। यही पूछते हैं कौन सा समास है? खट्टा मीठा, तो खट्टा अथवा मीठा, आगे पीछे, छल कपट। अब इसमें देखें कहा सुनी, तो अब देखो जी, ये तो चलो भाई ठीक है, इतने तो द्वंद्व में आ गए कि छल या कपट। हाँ, ये या कपट मतलब वैकल्पिक द्वंद्व है, आगे या पीछे वैकल्पिक द्वंद्व है, ठीक है। इसके बाद देखें आप, जैसे ये कहा सुनी, तो कहा सुनी में ना तो इतरेता द्वंद्व है और ना ही वैकल्पिक द्वंद्व है। तो कहा सुनी का मतलब है उनका, कहीं आपकी कहा सुनी हो गई क्या? कहा सुनी का मतलब लड़ाई झगड़ा, तो इस क्या बोध करा है? लड़ाई झगड़े का बोध नहीं करा है। तो ये जो है समाहार द्वंद्व में आ जाता है कि इसमें दोनों पद एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। तो कहा सुनी यानी कहना और सुनना, ये किसका बोध करा है? लड़ाई झगड़े का। करा नहीं करा है? तो कहा सुनी मतलब लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा का मतलब है समाहार द्वंद्व के अनुसार हो गया ये। इसके बाद घर द्वार, तो घर द्वार का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि घर ओ में एक द्वार, ऐसा नहीं है। घर द्वार का मतलब हुआ आपके निवास से संबंधित, आपका घर द्वार क्या है, ठीक, या घर घर से संबंधित, घर घर नहीं, आपके निवास स्थान से संबंधित घर द्वार। घर द्वार है उसका क्या नहीं है? तो घर द्वार जो मतलब नहीं क्या गए घर बनो उसमें एक द्वार है, ऐसा नहीं। इसके बाद कपड़ा लत्ता, तो अब देखो कपड़ा लत्ता, तो नहीं कपड़ा है एक लत्ता है, ऐसा नहीं। कपड़ा लत्ता का मतलब है वस्त्रों के अर्थ में, ठीक है, कपड़ों के अर्थ में, ठीक। गाय भैंस, तो गाय और भैंस, गाय और भैंस तो ये इतने द्वंद्व में आ तो सकता है, बट परंतु बात ये है कि यह किसके अर्थ में? मवेशियों के अर्थ में, ठीक, क्लियर है। इसके बाद देखें आप, जैसे सीताराम, इसमें योजक चिन्ह छिपा है, लगा तो नहीं है। तो जब हम इसका विच्छेदन करेंगे तो सीता और राम लिख सकते हैं, जितनी आपके लिए सीता इम्पोर्टेंट उतनी राम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी वे भी पूज्य वे भी पूज्य। तो सीताराम तो सीता और राम। धर्म अधर्म, तो धर्म और अधर्म। देव असुर, तो देव और असुर। योजक आ सकता है कि नहीं? इसमें हम और लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो द्वंद्व के अनुसार है, यानी द्वंद्व समास है, इतने द्वंद्व है। जैसे धनुष बाण, तो धनुष और बाण। इसके बाद गौरी शंकर, इसमें योजक चिन्ह छिपा है, अब हम योजक चिन्ह लगा करके इसका विग्रह करेंगे तो गौरी और शंकर, ठीक। अब ऐसा नहीं करेंगे कि गौरी या शंकर, या नहीं लगाएंगे, और शब्द का प्रयोग करेंगे हम यहाँ, ठीक। जैसे 12 है, तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि 11 है प्लस 1, यानी 11 और 1 12, तो 11 है और 1 12 और लगाया मैंने बीच में। या ऐसा लिख सकते हैं 10 और 2 12, या 6 और 6 12। तो कहने का मतलब है 12 को हम और लगा के बता सकते हैं। 10 20, तो 10 और 20, ठीक। यानी लाभ अलाभ, तो लाभ अलाभ मतलब लाभ और अलाभ, यानी कहने का मतलब ऐसे है जहाँ और क्या बताया था मैंने उसमें दोहा में, द्वंद्व समाज में दोनों पद होते हैं प्रधान, और अथवा या बीच में योजक की पहचान। द्वंद्व समाज में और हो, अथवा हो, या योजक चिन्ह का प्रयोग हो, वहाँ आप समझ जाइए कि द्वंद्व समाज है। इसको बड़ा जो है मैंने हिसाब से पढ़ाया है। यदि आपको लगा हो कि यह वीडियो ठीक है, अच्छी है, तो इसको हमारे जो है हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जो है जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।